गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज क्लास को शेयर कर दें अपने सारे ग्रुप्स में जो भी आपके बने हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो या फिर हो फेसबुक। ठीक है, यानी कि जिस भी सोशल मीडिया पर आपने ग्रुप बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्लास नहीं मिली है ना, क्या मैम ये चैप्टर स्टार्ट भी हो गया, उनको पता नहीं होता है। तो आप शेयर कर दे तो उनको काफी हेल्प हो जाती है। चलिए एक बार जल्दी से आ जाएं, फटाफट से क्लास को शेयर कर दें। स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, 2 मिनट वेट करेंगे ताकि सब जल्दी से आ जाएं एंड हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाएं। चलिए जल्दी से एक बार फटाफट से आ जाइए। जल्दी 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 जल्दी। और प्लीज, आपको पता है कि आपकी क्लास जो है वो 5 PM पर स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ऑन टाइम होना चाहिए ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्टार्टिंग के वो 2 मिनट्स भी हम उसमें पढ़ पाएं, है ना। अगर आप ऑन टाइम आ जाओगे तो हमें क्लास को लेट स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आधा टाइम हम ऐसे ही निकाल देते हैं बच्चों का वेट करने में, वो 2-3 मिनट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हाय छोटू, हाय रंजना, ज्योति, गुड इवनिंग। चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं 1 मिनट एंड देन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और मैं बता दूं इससे पहले जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो आपका कंप्लीट हुआ है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज वहां से आपका सीधा लॉन्ग क्वेश्चन जाता है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है उस क्लास को प्लीज देख लेना। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर भी ठीक से नहीं पढ़े हैं और सीधा बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए। बच्चा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मुझे करानी ही है एंड मैं कराऊंगी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले जरूरी हो जाता है कि आप अपने जितने भी चैप्टर हैं उनके जो टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ पाएं। अगर आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। याद रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप अपना एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आपके लिए जरूरी होता है कि जो चैप्टर है उसके सारे टॉपिक्स को पढ़ें एंड देन उसके बेटा अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव। याद रखिएगा, अगर आपका टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आता है देन ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड जब आपके सारे चैप्टर्स में एक बार आपको रिवाइज करा दूंगी 1 शॉट की फॉर्म में, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़े हैं, आपको भी पता है, और एक क्लास में हम एक पूरे चैप्टर को कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करा रही हूँ। जो छोटा होगा उसको एक लेक्चर में भी कवर करवा दूंगी। तो आपको देखो कितना अच्छा मौका मिला, आपको कोई 10-10 लेक्चर नहीं देखना है, सिर्फ एक ही लेक्चर देखना है और आपका अच्छे से चैप्टर क्लियर होता हुआ चल रहा है ना। तो अभी आप चैप्टर को मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। जब सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं एक ही चैप्टर पे पूरे 10-10 आपके लेक्चर ले नहीं, तो बहुत कम समय में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां पे ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है एंड जो डायग्राम इंपॉर्टेंट होंगे उसकी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, चलिए क्लास में बदतमीजी बिल्कुल नहीं चाहिए, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को। क्लास पहले बता दूंगी, क्लास स्टार्ट होने से पहले कि अगर क्लास में जरा सी भी बदतमीजी हुई क्लास से सीधा भगा दूंगी। ठीक है, एंड बातें नहीं करनी है, तो नोट्स बनाने हैं, अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है मानव जनन वाला चैप्टर। सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि मैम यहाँ पे जो टॉपिक है कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो एक सीरीज में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मानव जनन जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि पुरुष जनन तंत्र क्या होता है। साथ साथ टाइम दूंगी नोट डाउन करने का, तो आप इजीली इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सामने टॉपिक्स हैं आप इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो पुरुष जनन तंत्र यानी कि जिसको हम नर जनन तंत्र भी कह देते हैं, स्त्री यानी कि मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन। युग्मक जनन आपको याद हो, जब हमने जीवों में जनन चैप्टर पढ़ा था उस दौरान एक टॉपिक आया था युग्मक जनन, तो हमने वहां पे बहुत थोड़ा सा पढ़ा था कि क्या होता है युग्मक जनन, कि सिर्फ युग्मकों का बनना युग्मक जनन होता है। लेकिन कैसे बन रहे हैं, अभी हम यहाँ पे मनुष्य की बात करें तो हमें जानना होगा शुक्राणु की संरचना क्या होती है, कैसे वो बने हैं, अंडाणु क्या है, ये सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्त चक्र क्या होता है, निषेचन एवं अंतरोपण क्या हो जाता है, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन क्या होता है, और प्रसव एवं दुग्ध श्रावण क्या, ये सारे टॉपिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देख रहे हो कि टॉपिक बहुत सारे हैं एंड बड़े टॉपिक भी हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी कि पुरुष यानी कि नर और मादा जनन तंत्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मानव जनन की। अच्छा, मानव मतलब सिंपल सी बात है भाई, यानी कि आप कह सकते हो मानव क्या होता है भाई, आप मानव को नॉर्मली मनुष्य कहते हैं,
है ना। तो मुझे ये बताइए कि जो मनुष्य होते हैं, कि जो मानव होते हैं, इनमें कौन सा जनन पाया जाता है? क्या यहाँ पे लैंगिक जनन पाया जा रहा है या अलैंगिक पाया जा रहा है? सबसे पहला पॉइंट ये बताओ। बताओ यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास का बच्चा आंसर, 2 चैप्टर तुम पढ़ के आ चुके हो, है ना। ये करते करते अब तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। बताइए फटाफट से, जल्दी से। बेटा आप बंगाली हैं, यानी कि आप बंगाली हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्लास जो है बेटा, ये प्रॉपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चल रही है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐप पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल करके वहां पे अपनी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। ये बैच फिलहाल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, आप यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। वेरी गुड। कौन सा है भाई यहाँ पे? अगर हम बात करें लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन क्या था कि भाई यहाँ पे नर भी होता है, यानी कि 2 जीव की उपस्थिति होती है, एंड यहाँ पर मादा भी होता है। नर में होता है क्या? मनुष्य के बाद नर में नर युग्मक कौन सा है? आपका शुक्राणु है। और शुक्राणु किस में बन रहे हैं? नर में बन रहे हैं। जबकि मादा में मादा युग्मक होता है अंडाणु, और अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक होता है। क्लियर है? क्या होते हैं आपके? मादा युग्मक हो जाता है। तो यहाँ पर ये शुक्राणु आखिर नर में कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ये अंडाणु कैसे बन रहे हैं, तो यहीं पे हम पढ़ेंगे नर और मादा को, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पुरुष जनन तंत्र, जिसको हम नर जनन तंत्र भी कह देते हैं। अगर एग्जाम में सीधा आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको कर आना है, डायग्राम के साथ बनाकर आना है। लेकिन अगर आपने डायग्राम, उन्होंने बोला कि डायग्राम बनाना है, तो आपको बनाना होगा। एंड अगर उन्होंने बोला है कि डायग्राम की, यानी कि चित्र की आवश्यकता नहीं है, तो आप नहीं बनाएंगे, तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गौतम। स्टार्ट करें। देखो इतना टाइम तुम्हें देती हूँ कि तुम नोट डाउन भी इजीली कर लो एंड तुम अच्छे से समझ भी लो, है ना। कोई हम भाग नहीं रहे करने को, तो बेटा एक ही लेक्चर में फटाफट करके बेटा ये डेफिनेशन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे लिखे हुए पॉइंट्स प्रोवाइड कर दूं, बोल दूं इनको लिख लो, ये चीजें होती हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। मैं खुद से आपको पॉइंट्स लिख के समझाती हूँ, कि पॉइंट को एंड में बोलती हूँ इनको नोट डाउन करो, टाइम भी देती हूँ, और अच्छे से आपको जो वन शॉट होते हैं उनमें आपको नोट्स भी इजिली मिल जाते हैं, उनको समझ भी आ जाता है, ठीक है। और रटना नहीं है, काफी बच्चे रटते हैं, तो प्लीज रटना नहीं है, ठीक। चलिए, पुरुष जनन तंत्र सबसे पहले यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे किस किस को पता है कि प्राथमिक जननांग क्या होता है, सहायक जननांग क्या होते हैं? अच्छा बताइए, प्राथमिक जननांग क्या है? हाँ जी, लॉन्ग में ही आता है बेटा, और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहीं से निकल जाते हैं। याद रखना, अगर तुमने लॉन्ग तैयार कर लिए ना, तो आपके जितने भी जो शॉर्ट होते हैं वो सब आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल जाते हैं। थैंक यू सचिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू नेचर। चलिए जल्दी से बताइए क्या होता है प्राथमिक जननांग क्या है? प्लीज नोट्स को साथ साथ बनाएं, जिन्होंने अब तक नोट्स नहीं बनाए हैं एंड अभी थोड़ा सीरियस हो पढ़ने के लिए, तो सच में सीरियस हो जाओ बेटा। 12th का एग्जाम दे रहे हो, कोई आप 6th 7th 8th का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, है ना। बोर्ड का एग्जाम है, पूरे साल की मेहनत होती है, पैसा लगता है, टाइम सबसे बड़ा जो है वो आपका वेस्ट ना हो जाए। अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज 12th की परसेंटेज हर कोई पूछेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी, आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तब भी वहां पे परसेंटेज आती है। कई सारे जो आपकी वैकेंसीज निकलती है वो पूछते हैं कि परसेंटेज कितनी है, एंड आपकी परसेंटेज उतनी नहीं होती है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाते हो, आप फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना, परसेंटेज 12th की जो है वो मैटर करती है। बताइए भाई, यहाँ पे प्राथमिक जननांग की अगर हम बात करें, वो करी गई है, तो क्या होता है प्राथमिक जननांग? बताइए। वेरी गुड अनुराग, और बच्चे वेरी गुड, सबको पता है क्या होते हैं? वृषण होते हैं, ठीक। जैसे पॉइंट्स लिख रहे हैं वैसे लिखते चलना, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट आपका क्या है भाई यहाँ पे? सहायक जननांग। इसमें कौन कौन आता है बताइए? हाँ जी बताइए, क्या आ जाता है? सहायक जनन अंग। अभी मैं यहाँ पे डीएनए आरएनए पढ़ा रही हूँ, गगनदीप, डीएनए आरएनए पढ़ा रही हूँ। जब मैंने आपसे बोला है कि जो चीज जहां पर होगी हम उसको वहां पर पढ़ेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ा, आपको कोई और पढ़ना होता है, ये 1-2 बच्चे जो इस तरीके से आते हैं ना, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर लेते हैं। बाकी सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ जी वेरी गुड। और बताओ, शुक्राशय हो गया, और क्या होता है?
सारे पार्ट बताओ एंड आंसर देना सीखो। मैंने पहले ही बोला आंसर दोगे तुम्हें खुद को चीजें क्लियर होंगी कि तुम्हें कितना आता है। फटाफट से बताइए जल्दी से, फुल एनर्जी के साथ यार, इतना कम एनर्जी नहीं चाहिए क्लास में। और बताओ शुक्राशय हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया? वेरी गुड, क्या हो गया? शुक्रवाहिनियां। क्लियर। नेक्स्ट आपका एपिडिडाइमिस हो गया, शिशिन हो गया, वो सब किस में आते हैं? आपके इसी में आ जाते हैं। क्लियर, ये सब किस में आते हैं? सहायक जनन अंग में। और सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी होंगी? प्रोस्टेट हो गई आपकी, ठीक है, काउपर्स हो गया आपका, ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं वो इसी में आ जाती हैं। क्लियर। तो ये जो है सबसे पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्राथमिक जनन अंग को। तो ये है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या जो आपका डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, यानी कि नर जनन तंत्र का। क्लियर। नर जनन तंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, सबसे पहले हमने किसकी बात करी? प्राथमिक जनन अंग की। कौन था? वृषण था। तो हेडिंग डाल लें यहां पे प्राथमिक जनन अंग। ठीक, जो कि क्या है हमारा भाई? वृषण है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्लियर। क्लियर। सबसे पहले एक चीज बता दीजिए, एक एक पॉइंट को बच्चा यहाँ पे मैं लिखते हुए चलूं या फिर समझा दूं एंड बोल दूं, आप खुद से लिख लोगे? एक बार मुझे ये चीज क्लियर कर दो, एक बार ये चीज क्लियर कर दो जल्दी से। जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, समझ के लिखते हुए चले या फिर सिर्फ लाइन बोल दूं आपको? लिखकर समझाऊं? ठीक है। तो प्राथमिक जनन की बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके? इसके भाई शेप की, कि भाई आखिर वृषण जो होते हैं किस आकार के होते हैं? क्या वो अंडाकार हैं, क्या वो गोलाकार हैं, क्या वो बेलनाकार, कैसी शेप होती है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि किस शेप के होते हैं? अंडाकार। क्लियर। बहुत इजी तरीके से पॉइंट जाना। अब बात आती है कि आखिर इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो याद रखना जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो लंबाई कितनी होती है इनकी? 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक, और जो चौड़ाई होती है ये कितनी हो जाती है? ये आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। 2 पॉइंट बहुत इजीली समझ। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ कि भाई कितने जोड़ी, यानी कि भाई मनुष्य की बात करें तो भाई मनुष्य में वृषण कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो याद रखना कि एक जोड़ी, यानी कि मनुष्य में कितने आपके? एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है बेटा? लिख कर ही तो समझा रही हूं, लिख कर ही तो समझा रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर बारी आई आगे इसकी कि वृषण स्थित कहां पर होते हैं। ठीक, क्या बारी आई कि वृषण स्थित कहां होते हैं? तो याद रखना कि वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर, ठीक है, यानी कि वृषण कहां पर? उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्लियर है? भानु एक ही क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो इसके टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे हैं। नर और मादा जनन तंत्र के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने, युग्मक जनन, निषेचन, अंतरारोपण, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ना है तो एटलीस्ट हम 2 लेक्चर लेके चल रहे हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। ठीक, कहां बोला हमने कि भाई वृषण कहां स्थित है बेटा? जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर किसमें? वृषण कोश में स्थित होते हैं, या कह सकते हैं पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? बताओ क्यों पाए जाते हैं?
किसी को आइडिया? हाँ जी बताइए। हाँ जी, जिसको बातें करनी है, फालतू बकवास करनी है क्लास से, तो या तो चले जाओ यार, है ना, वरना फिर थोड़ा सुन के जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और सो अपने सोचोगे, बड़ी टशन दिखाओगे, हंसोगे, यार बड़ा अच्छा हुआ, उसमें कोई इज्जत नहीं होती बेटा तुम्हारी फिर। हाँ जी बताइए। टेम्परेचर हम बोल रहे हैं कि भाई वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्यों? क्योंकि याद रखना कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, शुक्राणु क्या है? जो कि नर युग्मक होता है, तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए किसके ताप से? शरीर के ताप से कम ताप की, क्या होती है? कम ताप की आवश्यकता होती है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, तो वृषण कोश में यानी कि भाई वृषण के तापमान को किससे भाई, यानी कि हमारा जो नॉर्मल शरीर का जो तापमान होता है उससे शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? क्योंकि भाई उनको शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जरूरी होता है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकलता है। क्लियर? और शुक्राणुओं के निर्माण को, शुक्राणु के जनन को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन हम लोग उसको कह देते हैं। फटाफट से इसको तेजी के साथ नोट डाउन कर लो, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, तो वृषण कहां पर है? ध्यान से देखो, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, हल्के गुलाबी रंग की जो संरचना है, क्या है? वृषण। और कहां पर स्थित है? इस वृषण कोश के अंदर स्थित है। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया है? क्लियर? चलिए अंगद एक बार स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग में सारा बताया है, या तो शायद आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया यहां तक? मलकू भैया अभी मैं क्या बता रही हूँ? मैं क्या बता रही हूँ? वृषण और वृषण कोश ही तो बता रही हूँ, दोनों पार्ट ही तो बता रही हूँ। मैंने कुछ और बताया यहाँ पे? बताओ, मैंने कुछ और बताया यहाँ पे? ध्यान से नहीं सुनोगे तो यही चीजें होंगी। चलो भाई, तुम सुधरोगे नहीं, जितने एक दो है ना बकवास करते ही रहोगे यार। या तो तमीज में क्लास में पढ़ लो, वरना क्लास से सीधा भगा दूंगी, है ना। और जवाब देना फिर मुझे बहुत अच्छे से आता है यार, बिना मतलब के मुंह बना के गुस्से में भागोगे, तो वैसे चले जाओ यार प्यार से। वैसे चले जाओ यार, बिना मतलब के। तुम्हारे घर में ही मम्मी बहन है, सुन के चले जाओगे बिना मतलब के ना, तो तमीज में चले जाओ यार। है ना, तमीज में पढ़ लो यार। और नहीं पढ़ना है तो फिर घर बैठो अपने जैसे बैठे हो, बिना क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? नहीं पढ़ना तो क्यों बर्बाद कर रहे हो उनका पैसा? ज्यादा पैसा है, बहुत अमीर हो, हैं इतने अमीर हो तो फिर आगे पता लग जाएगा तुम्हें क्या होता है। जब तुम चार आदमियों के बीच बैठ नहीं पाओगे ना, कि चार तो पढ़े लिखे हैं और तुम अनपढ़, फिर पता लग जाएगा, है ना। आई समझ? और बेटा एक चीज बोलूं, घर में मम्मी बहन है, थोड़ा तमीज में रह लो। चलिए इनकी वजह से टाइम वेस्ट नहीं करते, बराबर से आ जाओ। अब जल्दी से नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका यहाँ पर, क्या नेक्स्ट पॉइंट। इतना पॉइंट हो गया तो फटाफट से इनको नोट डाउन होने के बाद में क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि जो प्रत्येक वृषण होता है, ओके, क्या होता है, जो ये, ठीक है, तो प्रत्येक जो वृषण होता है उसमें लगभग कितने कक्ष पाए जाते हैं? जो वृषण होते हैं इसमें पाए जाते हैं बेटा कुछ आपके क्या कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप लाइन को एग्जाम में पूरा लिख कर आएंगे कि प्रत्येक वृषण में कितने 250 जो होते हैं वो कक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं।
ठीक, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोल देते हैं वृषण पालिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिनको वृषण पालिका कह देते हैं। और जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर है, आवाज बिल्कुल क्लियर है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, चलिए अब याद रखना जो पॉइंट हम जैसे पढ़ेंगे एक सीरीज में बस हमारा चलता जाएगा। हमने सबसे पहले स्टार्ट कहां से पढ़ा, यहां से पढ़ना स्टार्ट करा कि प्राथमिक जननांग क्या है, वृषण। हमने देखा कि भाई इसकी शेप कैसी है, लंबाई और चौड़ाई क्या है। फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे क्या आया कि भाई एक जोड़ी होते हैं। हमने देखा ये स्थित कहाँ होते हैं, भाई वृषण कोश में होते हैं। और वृषण कोश जो होते हैं वहां पे क्यों, यानी कि क्यों स्थित है उदर गुहा के बाहर, क्योंकि भाई शुक्राणुओं के जनन के लिए यानी कि उनके निर्माण के लिए, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन, क्या होता है, शरीर के ताप से कम ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर हम इसमें और आगे बढ़े, हमने जाना कि जो वृषण होते हैं उसमें कितने 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिनको हम बोल देते हैं वृषण पालिका। क्लियर। और यहाँ पे ये जो वृषण पालिका है, यानी कि प्रत्येक वृषण पालिका, ये हमने ये नहीं बोले किसी एक पर्टिकुलर में, हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर क्या होता है, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होती है आपकी कुछ हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक कुंडलित यानी कि एक गोलाकार आप कह सकते हो, जो शुक्रजनक नलिका, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। 1 से 3 क्या होती है, शुक्रजनक क्लियर है, क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन करो। क्लियर है, ठीक है। तो क्या बोला कि भाई कितने यहाँ पे कक्ष हैं, 250। वो 250 कक्ष को हमने क्या बोला, वृषण पालिका। प्रत्येक आपका जो वृषण पालिका है उसके अंदर क्या है, 1 से 3 तक क्या होती है, एक कुंडलित यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। क्या होते हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। क्लियर, यहां पे हो गया, यहां तक क्लियर, बढ़िया तरीके से क्लियर। अब याद रखना यहाँ पे एक और डायग्राम आपका आएगा, ठीक है, एंड वो डायग्राम होगा आपका ये वाला। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई यही वाला आपका पार्ट वृषण था और यहाँ पर ये क्या है, वृषण पालिकाएं हो जाती हैं। अब आगे बढ़ो तो हमने देखा कि भाई जिनके अंदर क्या हो रहा है, जिनके अंदर शुक्राणु पैदा किए जा रहे हैं, और ये जो शुक्रजनक नलिका है, ठीक है, इसका जो भीतरी भाग होता है, किसमें, जो शुक्रजनक नलिका होती है, ठीक है, कौन सी, जो शुक्रजनक नलिका है, क्लियर, इसका जो भीतरी भाग है, पॉइंट बहुत इजी करके बता रही हूं तो समझ लेना ध्यान से, ठीक है। ये जो है इसके भीतरी भाग में क्या होते हैं भाई, यहां पे आप पाए जाते हैं यानी कि कोशिकाएं। हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, इसका भीतरी भाग दो प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या होती है, वो स्थित होती है। यानी कि प्रत्येक, इसको एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे कि भाई प्रत्येक शुक्रजनक नलिका जो है, ठीक है, उसका भीतरी भाग किससे, 2 प्रकार की कोशिकाओं क्लियर, इनसे क्या होता है, स्थित होता है। अब बात है इन 2 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इनका आखिर नाम क्या क्या है। क्लियर, नंबर 1 आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। देखो एक चीज बता दूं, अप्रैल से आप लोग की क्लासेस चल रही थी, बहुत सारी ऐप पर भी चल रही थी। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है बहुत सही, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो ध्यान से सुन लो, जिनको लग रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए 1 शॉट रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करें, ताकि भाई जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, एंड जिन्होंने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाए। तो ध्यान से पढ़ लो, वरना फिर बाद में रहोगे मैम क्लास क्यों नहीं चल रही, ठीक है। चलो अब बात है कि ये जो 2 प्रकार की कोशिकाएं, इनको हम कहते क्या हैं, तो याद रखना इनको हम कह देते हैं क्या, नंबर 1 जो है, एक होती है आपकी कौन सी, नर जर्म कोशिकाएं, ठीक है। दो प्रकार की कोशिकाएं मिल रही हैं, मैंने क्या बोला, एक है आपकी नर जर्म कोशिकाएं और नंबर दूसरी हो जाती है आपकी सर्टोली कोशिकाएं,
क्लियर? क्लियर है? लिख लो फटाफट से नाम। और याद रखना, अगर तमीज में नहीं पढ़ोगे यार, नहीं लिख लिख के पढ़ोगे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो फिर सिंपल सी बात है, अगली क्लास में ना तुम्हें सारे स्लाइड्स पे लिखा हुआ दे दूंगी एंड बोल दूंगी ठीक है लिख लेना, है ना? वो सही रहेगा। अभी ध्यान से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना नहीं है यार। चलिए, ये वाला पॉइंट क्लियर कि शुक्रजनक नलिका, उसका भीतरी भाग जो है वो क्या है? मैंने बोला वो दो प्रकार की जो कोशिकाएं उनसे क्या है, वो स्तरित है। अब वो दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी थी? एक तो थी बेटा यहाँ पे नर जन्म कोशिकाएं और एक थी आपकी सर्टोली कोशिका। ठीक है, क्लियर है? नर जन्म कोशिकाओं को देखते हैं। किसको? नर जन्म। तो ये जो नर जन्म जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? अच्छा एक बात बताओ, जनन दो आपका विभाजन जो था वो दो तरीके से था, एक होता समसूत्री विभाजन, एक होता अर्धसूत्री। मुझे ये बताओ कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन यहाँ पे अगर हम बात करें जो शुक्राणुओं को बनाने के लिए मदद करेगा और मादा में अंडाणु को बनाने के लिए मदद करेगा, तो कौन सा विभाजन होना चाहिए यहाँ पे? क्या यहाँ पे समसूत्री होगा या अर्धसूत्री होगा? हाँ जी, फटाफट से बताइए जल्दी से, समसूत्री होगा या अर्धसूत्री? हम जब पढ़ते हैं 11वीं में जब आपका आता है कोशिका चक्र में विभाजन का, तो आपको बताया जाता है कि कहां पे कौन सा आपका विभाजन होता है। बताओ फटाफट से। हाँ जी, नर जन्म कोशिकाओं की बात कर रही हूं। तो ये जो नर जन्म कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं भाई? यहाँ पे कौन सा विभाजन करेंगी? समसूत्री या फिर अर्धसूत्री? वेरी गुड, अर्धसूत्री। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन कहां पर? हमारी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जो क्या करते हैं भाई? नर में नर युग्मक यानी कि शुक्राणु को बनाने में मदद करते हैं और मादा में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु को बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर? तो ये क्या करेगा? ये करता है भाई यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन। जो क्या करते हैं कि नर जन्म कोशिकाएं किसके सहायता से? आपका अर्धसूत्री जो विभाजन है, ठीक है, यहाँ पे इससे करके क्या करेगा? शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करते हैं, यानी कि शुक्राणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर? जबकि ये जो दूसरी वाली है, ये जो सर्टोली कोशिकाएं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है। तो याद रखना, सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, क्लियर है? कौन सी वाली? जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ठीक, ये क्या करती हैं? जो आपकी जर्म कोशिकाएं हैं, ठीक है, कौन सी वाली? यही वाली जो जर्म कोशिकाएं हैं, इनको क्या करेगी? इनको पोषण प्रदान करेगी, यानी कि आपका नर जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। क्लियर? यहां तक पॉइंट ठीक है? क्लियर? ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकलता है ऑब्जेक्टिव। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी से तेजी के साथ। अभी के लिए फिलहाल जितना आपका पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है कि किसके सामने क्या लिखा है, किसका क्या काम है, उतना लिखते हुए चलना है तुम लोगों को। ठीक है? अगर पूरा कंप्लीट डिटेल में नोट्स बनाए तो वो आप क्लास के बाद आना, बट एटलीस्ट फिलहाल पॉइंट्स को नोट डाउन कर चलो, क्लास के साथ कॉपी पेन लेकर बैठे करो ताकि कुछ रह ना जाए लिखने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पर अब डायग्राम मैंने आपको दिखाया ही था अभी। ओके, आगे आ जाइए। नेक्स्ट, आगे क्या बारी आई? अब जो शुक्रजनक जो नलिकाएं थी उनके बाहरी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? किसका? जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक, इनके बाहरी क्षेत्र को क्या बोला जाता है भाई? क्या बोलते हैं? सिंपल, अंतराली अवकाश। और जितने भी वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है? क्लियर है भाई? यहां पे जल्दी से बताओ फटाफट से।
यहां तक किसी का कोई सवाल, कुछ ऐसी जो लग रहा है कि क्लियर नहीं हुई है? सब कुछ क्लियर? चलो, अब हमने क्या बोला कि शुक्रजनक जो नलिकाएं, अभी हम किसकी बात करते हैं? भीतरी स्तर की क्या मिल रही थी? कोशिकाएं मिल रही थी, दो तरीके की मिल रही थी। अब यहाँ पे जो बात आई कि बाहरी क्षेत्र को क्या बोला? अंतराली अवकाश, और इसमें क्या मिलती है? यहाँ पर आपके पाई जाती हैं रुधिरवाहिकाएं, ठीक है, और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। तो फटाफट से क्या मिलती है भाई यहाँ पे? जो आपका यानी कि इस जगह पर क्या मिलती है? रुधिरवाहिकाएं, और या तो आप क्या बोल सकते हैं? अंतराली कोशिकाएं, या लीडिंग कोशिकाएं। क्लियर? क्लियर है? अब याद रखना कि ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं आपकी, ठीक है, क्या बोला कि ये जो लीडिंग कोशिकाएं, आपने एक हार्मोन सुना होगा एंड्रोजन, जो कि किसके नाम से? नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपकी लीडिंग कोशिकाएं होती है, इसका ध्यान सुन लो, एक बच्चे का क्वेश्चन भी आ रहा था लीडिंग कोशिकाओं के लिए, तो आई होप आपका क्लियर हो गया है क्वेश्चन। ठीक, तो लीडिंग कोशिकाएं जो है ये, यहां पर मैंने बोला आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन एक तरीके से, ठीक है। ये जो है आपका क्या होता है? जो वृषण होते हैं, यानी कि लीडिंग कोशिकाएं जो है वो किसमें, यानी कि एंड्रोजन नामक जो आपका, आप कह सकते हो भाई वृषण हार्मोन, ठीक है, क्या करता है? इसको संश्लेषित करता है। संश्लेषण का मतलब हो जाता है, संश्लेषित का मतलब बनाना एक तरीके से, ठीक है, तो बनाता है और श्रावित करता है। तो लिख लीजिए कि लीडिंग कोशिकाएं आपका जो यानी कि जो एंड्रोजन, इसको हम पुंजन भी कह देते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली ज्यादातर बच्चे इसको एंड्रोजन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। इस यानी कि इसको हम, ये क्या है आपका? एक वृषण हार्मोन है, ठीक, क्या है आपका? एक वृषण हार्मोन है, ओके। और इसको क्या कर रहा है? इस एंड्रोजन को भाई ये संश्लेषित कर रहा है और श्रावित भी कर रहा है। तो कार्य पता लगा? संश्लेषित और श्रावित। क्लियर? वापस रिपीट करें एक बार, वापस रिपीट करते हैं। तो हमने बात कर दी कि भाई यहाँ पर रुधिरवाहिकाएं, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं ये पाई जाती है, और ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? इस एंड्रोजन जो ये हार्मोन है इसको संश्लेषित, आपको संश्लेषित यानी कि संश्लेषित मतलब बनाते हैं और उसको श्रावित करते हैं, और इस एंड्रोजन को पुंजन भी कहते हैं। और ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? इसको हम क्या बोलते हैं? क्या है ये? वृषण हार्मोन हो जाता है। फटाफट से गाइस को नोट डाउन कर लो जल्दी, फटाफट से, जिस तरीके से, जितने इजी तरीके से तुम इनको नोट डाउन कर सकते हो वैसे कर लो, आगे आ जाए। वेरी गुड, बहुत सही। क्लियर हो रहा है बेटा सभी का? बेटा ऐप पे भी क्लास चल रही है, ऐप पे भी चलती है। संजय अगर आप 11th में, तो 11th की क्लास 3 PM पर चलती है, बट वो ओनली ऐप होती है, वो यूट्यूब पर नहीं होती है, तो आप ऐप पर उस क्लास को ले सकते हैं। ठीक, आगे आए। हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन भी नर हार्मोन है। अभी सुन लो ध्यान से, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, रुक जाओ। तो क्या है? लीडिंग कोशिकाएं क्या कर रही हैं? एंड्रोजन जो कि वृषण हार्मोन है आपका, इसको संश्लेषित और इसका श्रावित कर रही हैं। अब यहाँ पर और भी कोशिकाएं होती हैं, क्लियर वो, लेकिन वो कोशिकाएं क्या करेंगी? इन कोशिकाओं के अलावा क्या होती हैं? जो और भी कोशिकाएं होती हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर बात है उन कोशिकाओं का काम क्या हो गया? तो वो क्या करती हैं? प्रतिरक्षात्मक कार्य करती हैं, यानी कि क्या? प्रतिरक्षात्मक। इनके अलावा जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो क्या काम कर रही है? प्रतिरक्षात्मक कार्य कर रही हैं। सिंपल, क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आपका नर जनन तंत्र में, तो यहाँ पे हम लोगों ने, यानी कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? आपका जो इनकी सहायक नलिकाएं, उसके अंदर क्या आ जाती हैं भाई? आपका वृषण जालिकाएं आ जाती हैं। क्या? वृषण जालिकाएं। साथ ही साथ आपका शुक्र वाहिकाएं आ जाती हैं।
क्लियर। प्लस अधिवृषण जो होता है वो भी यहीं पे आता है, ठीक। ये सारे के सारे क्या हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके किसमें, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत ही क्या करते हैं भाई, आ जाते हैं। क्लियर है, क्लियर यहां तक, ठीक है। सारे नामों को आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाला है आपका शुक्रवाहिका, आपके वृषण जालिका और आपके अधिवृषण। अब हम जो बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे शुक्राशय इन ग्रंथियों की तरफ। ओके है, हो गया। फटाफट से नोट डाउन कर लो उसको जल्दी से, जितने नाम लिखवाए फटाफट से। वो लास्ट वाला शुक्रवाहक है भैया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इस डायग्राम को भी एक बार देख लो। यहाँ पे ये वाली जो कोशिकाएं जो बोली गई है ये थी आपकी अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं, और ये वाली थी सर्टोली कोशिकाएं। अभी देख लो इनको यहीं पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपका कौन सी है, अंतराली, और ये वाली जो है सर्टोली। तो सर्टोली कोशिकाएं क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, पोषण प्रदान कर रही हैं, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे कहां पढ़ते हैं हम कि भाई कौन कौन से यहाँ पे आपके पार्ट थे, यानी कि सहायक नलिकाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब जो शुक्रवाहिका है, कौन, शुक्रवाहिका, ठीक। ये क्या होती है भाई, ये आपकी वृषण से, जहां पे शुक्राणु बन रहे थे, ठीक है। तो वृषण से चलकर कहां पर, यानी कि शुक्रवाहिका जो वृषण है, ठीक, यहां से चलकर कहां पर खुलेगी, वो अधिवृषण में खुलती है। क्लियर, पॉइंट कैसे लिखोगे कि शुक्रवाहिका वृषण से चलकर कहां पर खुल रही है, आपका अधिवृषण में खुल रही है। और याद रखना कि जो वृषण होते हैं, यानी कि कितने, एक जोड़ी, तो प्रत्येक वृषण के कहां पर, जो उसके पीछे वाली सतह यानी कि पश्च सतह पर स्थित होते हैं। पश्च मतलब पीछे, क्लियर है। ओके शिवानी, क्लास का टाइमिंग संजय 5 PM है, बहुत बार बता चुकी हूं यार, फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, अब आगे आ जाए। तो शुक्रवाहिका से वृषण से चलकर कहां खुल रही है भाई, अधिवृषण में खुलती है। और ये कहां स्थित होते हैं आपका, यानी कि किसके, वृषण के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। अब ये जो अधिवृषण है ये कहां पर, ये बढ़ेंगे शुक्रवाहक की ओर। किधर, शुक्रवाहक। अगर आपके पास बुक है तो आप इस डायग्राम को खोल के बैठ जाओ एक बार, एंड जो जो पॉइंट हम देखते जा रहे हैं बस आपको वही पॉइंट देखना है। अगर आपके पास बुक है तो इस डायग्राम को अपने खोल के बैठ जाओ, एंड क्या करना है आपको, एक एक पार्ट जो भी है आपका उसको क्लिक करते हुए, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरा वृषण पर लिखा है तो आप डायग्राम में देखो कहां पर लिखा हो, तो एक एक जितना पार्ट में बता रही है वो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अगर बुक नहीं है तो सिंपल सा यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि भाई जो शुक्रवाहक है कहां गया, ये रहा यहाँ पे। अब ये जो है कि अधिवृषण कहां पे, शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए कहां जाते हैं, उधर में ऊपर की ओर। और शुक्रवाहक कहां है हमारा, ये रहा, ठीक है। कहां जा रहे हैं भाई, ऊपर की ओर। क्लियर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही बन जाता है, क्या बन जाता है कि यह है अधिवृषण से कहां पे, शुक्रवाहक की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यानी कि बढ़ते हुए क्या करते हैं भाई, बढ़ते यानी कि शुक्रवाहक की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्या करेंगे, ठीक है भाई। तो शुक्रवाहक में क्या कर रहा है, अगर हम डायग्राम को देखें, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। और ऊपर की तरफ अगर ये जा रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इधर की तरफ देखो एक लूप सा बना रहा है इधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ आया और क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरफ एक लूप सा बन रहा है। देखो ये तो इधर सी तरफ मुड़ गई और यहाँ पे इसके पीछे की तरफ, तो कहा कि ये अधिवृषण में, कहां से भाई,
आपका अधिवृषण जो है यहां से यानी कि शुक्रवाहक की और ऊपर बढ़ेगा और ऊपर की ओर क्या कर जाती है और क्या करते हैं भाई वहां पे, यानी कि जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है यानी कि जो मूत्राशय होता है ऊपर की ओर लूप बना देगी। वापस समझाऊं, ध्यान से सुनो। अभी डायग्राम देख रहे थे, अब क्लियर हो गया। एक बार वापस डायग्राम को देख लो यहाँ पे कि ये जा रहा है शुक्रवाहक, ध्यान से, ये जा रहा है यहाँ पे शुक्रवाहक और ये रखा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, इस वाले पार्ट को बोल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, और ये जा रही है इस तरीके से। ठीक, तो यहीं पर हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, हमारा पॉइंट यही था कि भाई जो हमारे यानी कि ये क्या करता है, अधिवृषण यानी कि शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, ऊपर की ओर क्या करे, शुक्रवाहक की ओर बढ़ेगा और ऊपर की ओर जाएगी, और किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, मूत्राशय। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें ऊपर की ओर क्या कर रही थी, एक लूप बना रही थी। क्लियर, क्या बना रही थी, ऊपर की ओर एक लूप बना रही थी, और इस लूप में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सिंपल सी, जो ये यहां पर क्या होता है, इसमें आपका जो शुक्राशय से जो वाहिनी आती है वो यहां पर आ जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पे शुक्राशय से क्या हो जाती है, जो वाहिनी आती है, इस पॉइंट को लिख लेना कि शुक्राशय से क्या आती है, यहाँ पे वाहिनी आती है, और जो आपका यूरिथ्रा होता है यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है, इसमें क्या होता है भाई, स्क्लीनिया वाली वाहिनी जो होती है वो उस रूप में आकर यहाँ पर खुल जाती है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, हो गया, जल्दी से फटाफट से। भाई आवाज आ रही है और कितना चल रहा है, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक हो जाते क्लियर। अब ये जो नलिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं कि वृषण से जो भी शुक्राणु होते हैं, ठीक है, उनका भंडारण, और जो मूत्र मार्ग यानी कि जो यूरिथ्रा है, ठीक है, इनका क्या करती हैं, बाहर की तरफ स्थानांतरण करती हैं। और यूरिथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है और जो यूरिनरी ब्लैडर है यानी कि मूत्राशय, इनसे निकलकर क्या होते हैं भाई, जो पुरुष होते हैं उनके शिशन के माध्यम से क्या होते हैं भाई, शिशन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की और एक छिद्र होता है जिसको यानी कि भाई हम क्या कह देते हैं, जिसको मूत्राशय मुख कह देते हैं। क्लियर है, क्लियर, कहां पर आपका यूरिनरी ब्लैडर भाई, ये रहा, ठीक, और मूत्र मार्ग कहां पर है, ये रहा, ये वाला जो इधर से पार्ट जा रहा है। क्लियर, डायग्राम में एक पॉइंट दिख रहा है, क्लियर है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, शिशन मुंड, तो जो कि कौन सा इसका अंतिम वर्धित वाला भाग होता है। ये क्या होता है कि ये एक बहुत ही ढीली रचना से क्या होता है, ढका होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अग्रछद कहते हैं। क्लियर, इसकी ग्रंथियां जो होती हैं कौन कौन सी आ जाती हैं, यहाँ पे भाई आपका एक जोड़ी शुक्राशय आ जाता है, प्रोस्टेट, ठीक है, एक प्रोस्टेट आपका, एक जोड़ी यहीं पे आपका बल्बोयूरेथ्रल शामिल हो जाते हैं। और इनका स्राव जो होता है वो क्या करता है भाई, जो शुक्राणु होते हैं, जब वो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे जो शुक्राणु जितने भी हैं, ठीक है, जो बनते हैं यानी कि जो उसको हम कह देते हैं भाई, यहाँ पे एक शुक्राणु आपका बनना हो गया, और इन ग्रंथियों से जो श्राव निकल रहा है, ठीक है, इन ग्रंथियों से श्राव निकल रहा है वो यानी कि शुक्रिय प्लाज्मा जो है उसका क्या करता है, निर्माण कर देता है। वो होता क्या क्या है उसमें आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है, उसमें आपका कैल्शियम और उसमें कुछ एंजाइम क्या होते हैं वहां पर भरे होते हैं। इतनी चीज क्लियर, ये है इसकी संरचना। अभी सिर्फ तुमने सजाना है कि जो नर जनन तंत्र होता है यानी कि इसमें कौन कौन से यहाँ पर पार्ट्स आ जाते हैं। क्लियर, यानी कि नर जनन तंत्र में कौन कौन सा, आपने वृषण को जान लिया, आपने वृषण कोश को जाना, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जितने भी आपके पार्ट्स आए हैं कि शुक्रवाहक क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, शुक्राशय क्या है, मूत्रवाहिनी क्या है, स्क्लीनिया वाहिनी कौन सी है, आपका यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, इन वाले पार्ट को भी मत देखना। फिर यहाँ पे आपका जो मूत्र मार्ग हो गया, शिशन हो गया, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, शिशन मूंड, अग्रछद, ये सब हम पार्ट्स पढ़ चुके हैं, यानी कि इसकी संरचना को हमने पूरा जान लिया है। आने वाली जो क्लास आएगी जब हम युग्मक जनन पढ़ेंगे वहां पे हम शुक्राणु जो होता है उसकी संरचना को भी जानते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना सिखाऊंगी,
बट एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम डायग्राम पर भी आ जाएंगे। एक बार जितना अभी पढ़ा उतनी सारी स्लाइड्स को एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम मादा जनन तंत्र को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? यहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने एंड पुरुष जनन तंत्र के एक पार्ट को हमने देखना स्टार्ट करा। बच्चों को डायग्राम में दिक्कत है बट डायग्राम बनाना सिखा दूंगी, बट एटलीस्ट पहले एक बार अपने टॉपिक्स कवर कर लो देन, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना एंड कॉपी पे बना भी लेना। क्लियर? यहां पे तुम्हें पता लगे कि सर्टोली कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं क्या है। चलिए अब आ जाते हैं सीधा किस पे, मादा जनन तंत्र पे। जैसे अभी हमने जाना भाई किसकी संरचना को, नर जनन तंत्र को जाना कि भाई तंत्र क्या है। एक तरीके से मैंने पहले बोला कि हमारी बॉडी की एक तरीके से मशीन ही तो है। जैसे जब हम खाना खा रहे थे हमारा कौन काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम किया। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में भाई ऐसे तो हमारे मुंह ने काम किया तो हमने खाने को चबाया दांतों ने, ठीक है, जीभ से टेस्ट का पता लगा, खाने में मदद हुआ, उसमें लार भी मिली, फिर वो खाना कहाँ गया, स्टमक में। तो वो सब क्या करते, वो अगर हम बात करें जो डाइजेशन है, ठीक है, वहां पे उसने हेल्प करा। मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, भाई वहां पे नाक काम करती है, फेफड़े काम करते हैं। क्लियर? तो यानी कि हम देख रहे हैं हर तंत्र, तंत्र क्या होता है कि सबसे पहले हमारी कोशिका होती है, कोशिकाएं किसको बनाती हैं, ऊतक को, ऊतक अंगों को, और अंग बनाते हैं हमारे अंग तंत्रों को, ठीक है। और अगर एक क्रिया हो रही है, मैंने बोला फॉर एग्जांपल पाचन हुआ, तो उस क्रिया में जितने अंग भाग लेंगे वो सारे मिलकर एक तंत्र बना देते हैं। मशीन कब बनती है, जब उसके सारे पार्ट्स होते हैं। वैसे ही यहां पर होता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो जितने भी उसके पार्ट्स होंगे वो सारे, यानी कि कुछ अलग अलग अंग हैं, वो उस एक पर्टिकुलर क्रिया में भाग ले रहे हैं और उन्होंने उस तंत्र को बना दिया। हमने यहाँ पे जाना कि जो नर जनन तंत्र है, कैसे शुक्राणु बन रहे हैं, कौन कौन मदद कर रहे हैं, कैसे स्थानांतरित होते हैं। ठीक, अब हम मादा जनन तंत्र को जानेंगे कि अंडाणु बनता कहां पर है, क्या क्या चीजें हो रही है। अब यहाँ पे मादा जनन तंत्र की हम संरचना को देखने वाले हैं और याद रखिएगा अभी हमें पढ़ना है पूरा, ठीक है, अभी हमें पूरा पढ़ना है। अभी कुछ टर्म्स भी आएंगे, हिंदी के डेफिनेशंस में लिखवाऊंगी। जैसे बच्चों को नहीं पता होता कि वीर्यसेचन क्या होता है, युग्मक जनन की डेफिनेशन क्या बनेगी, मैम ये विदलन क्या होता है, तो हम सारी डेफिनेशंस भी इसकी मैं लिखवाऊंगी कुछ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र को। अब वो अंग यानी कि जो यहाँ पे मादा के शरीर में जनन की क्रिया में, यानी कि अंडाणु कैसे बन रहे हैं, कैसे स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। अगर भाई हम बात करें भ्रूण कहाँ होता है, तो ये सब पार्ट आप यहाँ पढ़ने वाले हो। तो प्राथमिक जनन अंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग जो होता है, हाँ जी, प्राथमिक जनन अंग क्या होता है। प्राथमिक जनन अंग जो होता है हमारा, जैसे नर की बात करें, नर में क्या था, वृषण था और वहां पे क्या बन रहे थे, शुक्राणु। वैसे ही यहाँ पर आपका आ जाता है अंडाशय, और अंडाशय में क्या होता है आपका, कौन बनता है, अंडाणु बनते हैं। और अंडाणु क्या होते हैं, सिंपल सी बात, मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट है। क्लियर है, क्लियर। इसके अलावा और अलग द्वितीयक सहायक अंग आ जाते हैं। तो भाई सहायक जनन अंग में कौन कौन सा आ जाता है आपका, ठीक है, सहायक जनन अंग जो है, तो ये जो है सहायक जनन अंग जो होते हैं, इसमें आपकी आ जाती है अंडवाहिनी। याद रखना कि अंडवाहिनियां जो होती हैं इसको हम डिंब वाहिनियां भी कह देते हैं, ठीक है। याद रखना अंड को हम डिंब भी कह देते हैं, इसीलिए तो ब्रैकेट में इसका नाम भी लिख लेना कि इसको भाई डिंब वाहिनी भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है, यानी कि डिंब वाहिनियां। और इंग्लिश में इसी को बोल देते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्लियर, क्लियर, ठीक। यहीं पे आपका आ जाता है गर्भाशय, आपका वेजाइना यानी कि यूनी। क्लियर। और इसके अलावा अभी सिर्फ इतना ही रखो, वो आगे लेक्चर्स में क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां हो जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है, जैसे बार्सलिन वगैरह, ये सब आ जाते हैं। ये स्थित कहां होते हैं, श्रोणि क्षेत्र में। क्लियर। तो स्टार्ट करें, फिर इसको पढ़ना, इसको नोट डाउन कर लो, देन हम अंडाशय से स्टार्ट करते हैं, उसकी संरचना को पढ़ना कि कैसे होता है, कहां पर होता है, क्या बनाता है। एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग से तो आधे से ज्यादा जितने बच्चे हैं वो पढ़े नहीं है। अब बाद में जब 3 महीने रह गए बोर्ड एग्जाम में, तब याद रखे पढ़ना भी था, है ना। लास्ट टाइम पे तुम क्या करते हो, टीचर में फ्रस्ट्रेशन निकालते हो कि अरे पढ़ा नहीं है मैम, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये करा दो, वो करा दो। बेटा स्टार्टिंग से क्या सो रहा था अब तक,
तब से याद नहीं है कि बोर्ड एग्जाम भी है मेरा इस साल, तब तो मजे कर लिए। अब अंदर से बिल्कुल आत्मा जागे कि आप पढ़ना है भाई, है ना, आप पढ़ना है तो ढंग में पढ़ लो ना एक बार। चलिए हेडिंग डाल लो फटाफट से यहाँ पे, अंडाशय वाली। ठीक, अंडाशय की बात करते हैं। किसको बना रहा है भाई? सबसे पहली चीज तो याद रखना कि मादा युग्मक अंडाणु को बना रहा है, वापस लिख लो चाहे लिखना है तो। और साथ ही साथ आपने सुना है, जैसे हमने देखा वृषण हार्मोन कौन सा था? एंड्रोजन। वैसे ही यहाँ पे कई अंडाशय हार्मोन उत्पन्न क्या करता है? ये करता है। क्लियर? क्या करता है? अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? अब बात है इनकी संख्या कितनी होती है? क्या एक जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी होती है? तो याद रखना इसकी जो संख्या होती है वो होती है एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब होता है कितना? एक जोड़ी में कितने होते हैं? दो। तो अगर डायग्राम ध्यान से देख रहे हो, ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। यही तो हमारा ओवरी है, जहां पे कौन बन रहा है? फीमेल गैमेट बन रहा है, यानी कि मादा युग्मक, कौन? अंडाणु बन रहा है। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, अगर ये छोटा सा पार्ट देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे इस पार्ट को बड़ा करके दिखाया गया है। ये वाला पार्ट हमारा कहलाया जाता है ओवरी अंडाशय, यानी कि यहीं पर बनते हैं कौन? अंडाणु। ओके, कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी होता है। एक इस तरफ आपको दिख रहा होगा, ये रहा, और एक इस तरफ होता है, यानी कि एक जोड़ी, और एक जोड़ी में होते हैं टोटल दो। क्लियर? ठीक है, कहां पर है भाई? उधर में स्थित है। और लंबाई कितनी होती है इनकी? 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। सिंपल। क्लियर है? ठीक, अब ये वाले सारे डायग्राम जितने भी हैं वापस रिपीट होंगे जब हम किसको पढ़ेंगे? शुक्राणु जनन और आपका अंड जनन, यानी कि युग्मक जनन को जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सारे बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, अभी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। चलिए बढ़े आगे। अब अंडाशय जो होता है भाई, वो एक पतली उपकला यानी एपिथेलियम से क्या होता है? ढका होता है हमारा। कौन? जो हमारा अंडाशय होता है, क्या होता है भाई? ये कुछ इस तरीके से एक संरचना सी बनी होती है। ठीक है, इधर से इस तरीके से होता है। हमने बोला भाई कहाँ होता है अंडाशय? यहाँ पे। तो ये उंगली के जैसी ये संरचना होती है, इधर होता है ये अंडाशय कुछ इस तरीके से। इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले अंडाशय वाले पार्ट की। तो ये जो आपका यहाँ पे पार्ट बन रहा है भाई, ये वाला जहाँ पे ये अंडाणु बन रहे हैं, अब ये जो अंडाशय है, क्या बोल रहे हैं कि भाई एक उपकला से ढका होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? अंडाशय पीठिका। क्लियर? क्लियर है? मेरा पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। एक ही चैप्टर नहीं आता ना बेटा एग्जाम में। एग्जाम में तो बहुत सारे चैप्टर्स आने हैं। एक चैप्टर के भरोसे एग्जाम में जा रहे हो कि भाई ठीक है पढ़ने में तो सिर्फ हम इसी को एग्जाम में देकर आएंगे, फेल होकर बैठ जाओगे यार। एक चैप्टर नहीं आता एग्जाम में। क्लियर? चैप्टर बहुत सारे हैं तो सारे ध्यान से पढ़ने होते हैं। अगर एक चैप्टर में से एक पेपर बने ना तो हर बच्चा टॉप कर जाए कि ठीक है चलो बच्चे का इंटरेस्ट है यहीं पे बना दो। पढ़ना होता है एग्जाम में नंबर लाने के लिए, और एक चैप्टर से नहीं पढ़ा जाता। वैसे बोल दो कि मैम टॉप करना है, मैम हमें ये करना है, अच्छा नंबर लाना है। जिस तरीके तुम्हारे हालात दिख रहे हैं ना आधे बच्चों के, कुछ नहीं पढ़ सकते, पास हो जाओ वही बहुत बड़ी बात है। और आधे लगे पड़े आते बेचारे बच्चे वो पढ़ते रहते हैं क्लास में, आधे बच्चे कमेंट भी नहीं करते हैं इसलिए। और कुछ जो आते हैं उनके सिर्फ नॉर्मल डाउट्स होते हैं कि मैम ये क्या हुआ है, या फिर उन्हें कुछ लगता है कि सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है उन बच्चों को। यहां तक किसी का कोई सवाल? जल्दी से बता दो फटाफट से। ये डायग्राम भी आपका बुक में दिया हुआ है तो आप इसको भी अपनी बुक में बना सकते, देख सकते हो वहां पे, एंड उसको देख के प्रैक्टिस कर लेना। मैं वापस बोल रही हूँ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से आता है। ठीक है, चलो तो हमें तो पता लग गया अब क्या है कि भाई अंडाशय, हमने बोला कि भाई किससे? एक उपकला से ढका होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? अंडाशय पीठिका बोल देते हैं। अब ये जो अंडाशय पीठिका होती है किसमें भैया? दो में बटी होती है। यानी कह सकते हैं दो भाग क्या? दो।
किस किस में? तो एक होती है आपकी कौन सी, एक होती है आपकी परिधीय। आप इसी के नीचे क्या करेंगे, इसी के नीचे इस तरीके से एरो करके उसी के नीचे कंटिन्यू कर लेना, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है भाई, एक परिधीय वलकुट होता है और एक दूसरा कौन सा होता है? हाँ जी, पता है, पता है, मध्यांश सुना है? तो कौन सा आ जाता है, एक आंतरिक मध्यांश। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। क्लियर? और ये जो परिधीय वलकुट है इसी को हम बोल देते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ठीक, तो ये किसमें भाई, यहाँ पे यानी कि ये दो में बटी होती है, एक होता है परिधीय वलकुट, एक होता है आपका आंतरिक मध्यांश, और इसी फॉर्म में आप इसको अपनी कॉपी पे बनाएंगे। फटाफट से बना लो यार। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हमें ये अंडाशय तो क्लियर हो गया। अब उसी के जस्ट आगे आप देख रहे हो कि उंगली के समान संरचना बनी हुई है और ये लाइन सी जा रही है इधर। अब हम इसकी तरफ आएंगे, यानी कि ये वाली संरचना जो यहाँ पर चल रही है। ठीक, यानी कि नेक्स्ट आपका आ जाएगा कौन सा, अंडवाहिनी। इसको अंडवाहिका भी कहते हैं, डिंबवाहिनी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसकी जो लंबाई होती है वो ध्यान से देखना, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। क्लियर? और कहां से स्टार्ट हो रही है अगर आप देख रहे हो तो ये अगर आपका अंडाशय है, ये यहाँ पे उंगली के समान संरचना मिली एंड फिर यहां से स्टार्ट हुई और ये यूट्रस की तरफ जा रही है। तो अंडाशय के ठीक पास हम कह सकते हैं कि अंडाशय के बिल्कुल ठीक पास कहां पे, यानी कि डिंबवाहिनी का हिस्सा, यानी कि एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक पाइप जैसा है। तो कीप के आकार का होता है, यानी कि भाई अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कीपक कह देते हैं, और उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका इंफिडिबुलम भी हम उसको कह देते हैं। क्लियर? और ये जो उंगली के जैसे संरचना दिख रही थी, ये वाली जो हम लोगों ने बनाई है इस तरीके से, ये वाली जो संरचना है, इनको हम कह देते हैं झालर। यहां लिख देते हैं कि भाई ये जो उंगली के समान संरचनाएं थी, ये तो आपका अंडाशय था। ठीक है, और इन संरचना को हम लोग कहते हैं क्या, झालर या फिम्बरी। ये जो उंगली के जैसी संरचना है। क्लियर है? क्लियर है? देख लो भाई। हाँ जी, हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, झालर, इंग्लिश में इसको फिम्बरी बोल देते हैं। फिम्बरी वर्ड याद रखना। सत्यम, आगे जितने भी आपके डाउट्स हैं डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा। अभी तो जानोगे बेटा, अभी तो पूरी अंडाशय की संरचना को भी जानना है, कैसे अंडाणु बन रहा था, शुक्राणु कैसे, उसके जो शुक्राणु की संरचना क्या है, युग्मक जनन में। अभी ये पूरा पार्ट वापस एक बार रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी। पहले ये जो बेसिक चीज है ये तो समझ लो। पता चला जब मैं जिस टाइम मैं समझा रही हूँ भाई यहाँ से ये इस जगह पे गया, आपको पता ही नहीं होगा क्या वर्ड है। आज के लेक्चर में अगर तुम ये पार्ट सारे जितने क्लियर हो गए, जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। मैं पहले बोल रही हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा उसमें आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड ये चीज वहां पे रिपीट होने वाली है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं हो तो पहले बेसिक तो जानोगी है क्या, फिर तो आगे बढ़ोगे ना बेटा आप। ठीक, अब ये जो झालर और जो फिम्बरी है, ये क्या करती है कि जो अंडाणु होते हैं उनको क्या करती है, संग्रह करने में क्या करती है, सहायक करते हैं। किसके दौरान, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होता है, एक टर्म आया है यहां पर, कौन सा बेटा, अंडोत्सर्ग का। ठीक, ये अंडोत्सर्ग क्या है। ठीक, अगर लग रहा हो अंड का उत्सर्जन, यानी कि ये जो अंडाशय, आप सोचो कि अगर ये अंडाशय के अंदर यहाँ पे बेटा आपके अंडाणु अगर बन रहे हैं, तो क्या सिर्फ वो वहीं पर रहेंगे या बाहर भी आएंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर वो अंडाणु वहां बन रहे हैं तो वो बाहर भी तो आएंगे। तो ये जो अंडाशय, इससे अंड का बाहर आना, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि भाई बाहर
निकालना, ठीक है क्या, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला अंड का उत्सर्जन होगा, यानी कि अंड जो है वो बाहर आएंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां से ये जो आपके अंडाणु हैं, जब ये बाहर आए, यहां से ये जो बाहर आए, यही आपका क्या कहलाया जाता है, अंडोत्सर्ग। यानी कि हम कह सकते हैं अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है अंडाशय से किसका, अंड का उत्सर्जन। क्लियर है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहां पे किसकी, इस वाले पार्ट की। अंडोत्सर्ग निकल गया, मैंने क्या बोला कि इसका फिम्बरी का काम क्या है, हाँ जी क्या बोला कि जो ये फिम्बरी है जिसको हम झालर कह रहे हैं, इसका काम क्या है, इसका सिंपल काम हो जाता है आपका किसका, जो अंडाणु होते हैं, यानी कि अंडाणु को संग्रह, यानी कि इकट्ठा संग्रह करने में सहायक है। लेकिन कब सहायक है, अंडोत्सर्ग के दौरान। ठीक, किसके दौरान, अंडोत्सर्ग के दौरान। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़े, ये वाला पार्ट इसको बना लो, अंडोत्सर्ग की डेफिनेशन एंड साथ ही साथ यहां पे कि फिम्बरी का काम क्या था। बायोलॉजी वीक है, स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ इतना है टाइम आपके पास कि अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2-3 घंटा देना, यानी कि आप जितनी भी देर आप पढ़ रहे हो, है ना, और आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज बच्चा उनको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू मुंतजार, है ना, तो उनको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपने जो तुम्हारे पढ़ाई का टाइम है 2 घंटा पढ़ रहे थे तो 4 घंटा कर दो, यानी कि अपने जो पढ़ाई का टाइम है उसको थोड़ा डबल कर दो, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट कर दो। अब थोड़े टाइम की बेटा मेहनत है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे ना, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा फील होगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा यार एंजॉय करने का तुम्हें। तुम क्या सोचो कि अरे यार अभी इतना टाइम वेस्ट कर हम कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होता है। अभी आप अच्छे खासे, यानी कि अगर मैं बात करूं, अभी आप अच्छा खासा पढ़ो, सिर्फ अपना जो इतना टाइम अपनी स्टडी को दो। जब आप 12th का बोर्ड दे दोगे आप बिल्कुल फ्री, आपको किसी की टेंशन ही नहीं होगी, है ना। अगर कोई बच्चा लाइक किसी का जेई नीट का जो भी एग्जाम है, अगर यानी कि जैसे आप बायोलॉजी का आपका नीट का एग्जाम, कुछ बच्चे आप में से नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ, है ना, तो आप वहां पे बिजी हो जाओ। लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ, लेकिन एक बार आप एग्जाम दे दोगे ना अपने, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे थोड़े टाइम के लिए। जब आप बोर्ड देना कुछ नहीं घूमना, एक महीना 2 महीना खूब घूमना यार, खूब इंजॉय कर लेना, लेकिन जब तक बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, अगर खुद ने सोच ही लिया है कि अगर करना ही नहीं है सिर्फ पास होना है, तो फिर तो मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, है ना। बढ़े आगे, चलो अब वो जो कीपक है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, वो यानी कि आगे चल कर किसमें, अंडवाहिनी का जो चौड़ा भाग होता है, यानी जो कहां पर आपका, हाँ जी, यानी कि जैसे अंडवाहिनी कहां बढ़ी भाई, आगे की तरफ बढ़ी, धीरे धीरे क्या होती है, ये चौड़ी होती है। ठीक, तो उस चौड़े भाग में खुलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला हम उसको कह देते हैं, और हिंदी में उसको बोला जाता है तुम्बिका। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है यहाँ पे, अंडवाहिनी चलेगा। अब कहीं ना कहीं पे तो भाई ये खत्म हो रही होगी अंडवाहिनी, है ना, क्या हो रही होगी भाई, कहीं ना कहीं पे तो खत्म हो रही होगी। तो अंडवाहिनी का अंतिम जो संकीर्ण पथ होता है, जिसको हम इस्थमस भी कह देते हैं, ठीक है, उसमें एक आपकी यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका वहां पे संकरी जो अवकाशिका है, जिसको यानी कि जो ल्यूमेन है, वो वहां पर होते हैं। वो क्या करती है, जो ये अंडवाहिनी और ये जो गर्भाशय, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। भाई स्ट्रक्चर मिलती हुई चल रही है, ध्यान से देखो, ये अंडाशय था, यहाँ पे हमने बोला भाई अंडाशय है, ये फिम्बरी आया, फिर अंडवाहिनी, अब ये यहाँ पे किससे जुड़ रही है, गर्भाशय से जुड़ रही है ना। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा भाई यहाँ पे आपका गर्भाशय ही आ जाता है। और गर्भाशय क्या है भाई, गर्भाशय तो वो संरचना है जहां पर जो शिशु होता है वो कितने मंथ, यानी कि गर्भाशय वो संरचना है जहां पे
शिशु 9 महीने रहता है। ठीक है, क्लियर है। और ये कितना होता है, कोई एक जोड़ी नहीं होता है, याद रखिएगा ये सिर्फ एक होता है। इन सबको याद कैसे रखें बेटा, जितने भी आप चीजें पढ़ रहे हो इनके फ्लो चार्ट्स बना लो, ठीक है। या फिर फ्लो चार्ट्स बनाने नहीं आते हैं तो अपनी एक ट्रिक बना लो इन वर्ड्स को याद करने की। देखो आपको, आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि किसी चीज को कैसे याद रखना है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं इसको ना ये इजी तरीके से बता सकती हूँ, क्या पता वो आपके लिए इजी बन जाए, है ना, क्योंकि वो मेरे लिए इजी था, मैंने आपको ऐसे इजी करके बताया। अब आप कह रहे हो कि भाई मैम ये तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि हम सबको पता होता है कि हम चीजों को कैसे आसानी से कर सकते हैं, कैसे डिफिकल्ट वे में कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है ना, तो आप सिंपल एक काम करना कि अगर याद नहीं होता है तो कुछ भी एक स्टोरी क्रिएट कर दो, है ना, कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर दो फनी सी कि आप इस चीजों को याद रख पाओ। वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, स्टार्टिंग के वर्ड पकड़ लो सबके, फ्लो चार्ट्स मैंने बोला वो बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप आसान कर सकते हो चीजों को, रटना नहीं है, रटोगे तो एग्जाम में पक्का भूलोगे। एंड ये फैक्ट भी होता है, जब आप चीजों को रटते हैं तो आप एग्जाम में भूलते हैं। और हमें क्या नहीं करना है, भूलना ही तो नहीं है, क्योंकि एक लाइन भूलते हैं अक्सर यही होता है कि पूरा आंसर ही डब्बा गोल हो जाता है, बिल्कुल ठीक। इसलिए तो साथ साथ तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, कुछ फ्लो चार्ट्स तो तुम्हें मैं ही प्रोवाइड कर देती हूँ यहाँ पे, तो उनको नोट डाउन किया करो। जब बोलती नोट डाउन करो, उनको नोट डाउन किया करो। देखो हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, चीजों को याद रखने में आसानी हो जाती है। बिकॉज अगर हम पूरा पूरा लिखने बैठेंगे तो मतलब एक लेक्चर क्या, फिर तो आप कितने सारे लेक्चर लग जाएंगे हर टॉपिक को पढ़ने में। क्लियर। गर्भाशय क्या है, गर्भाशय हमने जब अभी संरचना देखी थी आपकी कुछ इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट आता है ना, यहाँ पे ये इस तरीके से था भाई, ये आपका अंडाशय था। ये वाला जो पार्ट है सेम यहाँ से होता है, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी फिम्बरी होती है एंड ये अंडाशय होता है, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका होता है गर्भाशय। क्लियर। ये ना, इसकी अगर हम बात करें कि संरचना होती कैसी है, तो इसकी संरचना जो होती है आपकी किसकी, जो आपका गर्भाशय होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उल्टा नाशपाती जो होता है। नाशपाती सभी ने देखा है, देखा है सभी ने, है ना। तो अगर उस नाशपाती को उल्टा कर दो, बिल्कुल सेम इसकी वैसी संरचना होती है। और क्या है, गर्भाशय वो संरचना है जहां पे जो बेबी होता है, यानी कि जो शिशु होता है, वो 9 मंथ रहता है, ठीक। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। तो गर्भाशय की जो पतली यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि ये जो है आपका गर्भाशय, क्या बोला, गर्भाशय की एक पतली जो ग्रीवा होती है, ठीक है, वो कहाँ पे आपका वजाइना में जाके खुलता है। और जो उसकी गुहा होती है, किसकी, जो ग्रीवा की जो गुहा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्रीवानाल। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। ये क्या करता है, ये वेजाइना के साथ मिलकर, यानी कि जो योनि होती है उसके साथ मिलकर किसमें, किसकी रचना करता है, जन्म नाल की रचना कर देता है। अब यहाँ पे 3 भित्तियां मिलेगी, उन तीनों भित्तियों को आपको पढ़ना पड़ेगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर, ये हेडिंग पे मत जाना युग्मक जनन, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे अभी आई नहीं है। तो गर्भाशय क्या है भाई, वो संरचना है जहाँ पे जो बेबी होता है, जो शिशु होता है, वो 9 मंथ रहता है। इसकी संरचना जो होती है वो उल्टे नाशपाती के आकार की होती है और एक पतली ग्रीवा द्वारा कहाँ पे, वेजाइना में खुलता है। और ग्रीवा की जो गुहा होती है उसको हम ग्रीवा नाल कह देते हैं, और ये आगे चल के किसको भाई, जन्म नाल को बना देते हैं। क्लियर है, यहां तक चीज अच्छे से याद नहीं करते हैं बेटा, चीजों को समझा जाता है। मैं तो आपसे पहले कह रही हूं, आप रटोगे तो आप भी भूल जाओगे, समझोगे तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। क्लियर। एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड देख लो, मादा जनन तंत्र वाली, यहाँ से अभी खत्म नहीं हुआ है भैया ये, ठीक है। इधर से आपका स्टार्ट हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा देख लो एक बार, अंडाशय वाला पार्ट। इससे पहले जो लिखवाए थे वो आई होप आपने लिख लिए होंगे, है ना, तो लिख ही लेना। ठीक है, ठीक। यहां तक हम आके अटक गए, किस पे, जन्मनाल पे, कि भाई वजाइना के साथ मिलकर क्या कर रही है, जन्मनाल को, जिसको आप क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल कह देते हैं, उसकी क्या करती है, रचना कर देती है। ओके।
अब मैंने बोला कि यहाँ पे आप भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो जो गर्भाशय होता है यानी कि जो ये यूट्रस है, ठीक है, ये जो गर्भाशय है, भाई सिंपल सी बात, एक संरचना, उसकी दीवार होगी, एक दीवार जैसी रचना हम कह सकते हैं। भित्ति क्या होती है? एक दीवार जैसी रचना। तो उसकी जो भित्ति है, जो ये वाली जो संरचना थी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो गर्भाशय होता है, इसकी भित्ति यानी कि ऊतकों की 3 परत वाली होती है। किसकी? ऊतकों की 3 परत वाली। अगर इसको लिख लिया तो मैं इसको हटा रही हूं, ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो बैक करके देख लेना क्लास के बाद में। कौन कौन सी होती है वहां पे, बात आई है। देखो दो भाई, 3 अगर बोला गया, यानी कि एक बाहरी होगी, एक मध्य होगी और एक बिल्कुल अंदर वाली होगी। तो सबसे पहले बाहरी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। 3 भित्ति है, वापस बता रही हूँ कौन कौन सी। सबसे पहले बात करते हैं बाहरी की, यानी कि जो आपकी कौन सी होती है, बाहरी पतली, एक कह सकते हो झिल्ली में स्तर होता है, ठीक है। तो जो वो जो स्तर है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं परिगर्भाशय। क्या बोल रहे हैं उसको? परिगर्भाशय हम लोग कह देते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। तीनों स्तर के नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाहरी हो गई। नेक्स्ट कौन आएगी भाई? बीच वाली भित्ति, यानी कि मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर। ठीक, ये क्या होती है? इसका नाम क्या होता है? तो भाई ये जो होती है, ये होती है आपकी गर्भाशय पेशी स्तर। लिख लो फटाफट से, क्या है? गर्भाशय पेशी स्तर। और इंग्लिश में इसको हम क्या कह देते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? हमने बोला पेरीमेट्रियम, इसको मायोमेट्रियम। सिंपल। ओके, अभी एक बची हुई है, बाहर वाली हो चुकी है, ठीक है। बाहरी जो है, याद रखना कि पतली झिल्ली में ऐसी होती है, लिख लेना इसको, ठीक है, जिसको हम परिगर्भाशय, इंग्लिश में इसको पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं। एक होती है भाई बीच वाली, मध्य वाली जो होती है, वो कैसी होती है? मोटी और चिकनी पेशी स्तर वाली होती है, इसको हम गर्भाशय पेशी स्तर कह देते हैं। और इसको हम क्या कह देते हैं इंग्लिश में? मायोमेट्रियम। अब बच्ची कौन सी? अंदर वाली, जिसको हम बोलते हैं क्या? आंतरिक ग्रंथिल स्तर, ठीक है। आंतरिक ग्रंथिल स्तर। ओके, अब इसका नाम क्या है इस परत का? तो याद रखना, आंतरिक वाली जो है, बिल्कुल अंदर वाली, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय अंत्यस्तर। दिख रहा है यार यहाँ पे? छुप तो नहीं रहा टिकर के नीचे कुछ? गर्भाशय अंतः स्तर। क्लियर है? ठीक। और इंग्लिश में अंदर को बोल देते हैं एंडोमेट्रियम, वही रहने वाला है। तो सिंपल एंडोमेट्रियम। मैं पहले बोल रही हूँ, अगर आज क्लियर नहीं होंगे ये वाले सारे पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट में जब युग्मक जनन पढ़ोगे, आज तो चाहे सारी चीजें जब पढ़ोगे, इनिशिएशन क्या होता है, फलाना ढिमकाना, जितनी भी चीजें हैं वो कुछ क्लियर नहीं होगी। पहले ही बोल रही हूँ, अगर नहीं पढ़ा है, अभी भी ठीक से नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तुम्हारा वो मंडे 5 PM पर होगा, बायोलॉजी का जो होगा। तो मैं पहले बता रही हूँ, मंडे 5 PM पर बायोलॉजी की आपकी क्लास होगी। तो इसी वाले पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। नहीं अगर सभी समझ आया है तो आगे तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। ठीक, ये तीनों क्या कर रही हैं भाई यहाँ पे? अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला कि जो गर्भाशय होता है उसकी भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। नंबर 1 जो होती है वो कौन सी थी? नोट डाउन कर लो भैया, लो।
ठीक है, कौन सी थी नंबर 1 जो थी भाई, वो बाहरी झिल्ली में थी जिसको हम परिगर्भाशय बोल रहे थे, और वो इसको इंग्लिश में क्या बोला है, पेरीमेट्रियम। फिर आई भाई मध्यम मोटी चिकनी पेशीय स्तर जिसको हमने क्या बोला, गर्भाशय पेशी। और फिर आई 3 परत वाली, यानी कि 3 परत जो थी उसके लास्ट वाली, यानी कि बिल्कुल अंदर वाली जो है, तो लास्ट बिल्कुल जो तीसरी वाली थी वो क्या है आपकी, आंतरिक ग्रंथिल स्तर जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय अंतः स्तर, यानी कि एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो क्या करती है, जो गर्भाशय गुहा होती है उसको स्थिरित करती है। क्लियर। और याद रखना क्या, कि जो आर्तव चक्र होता है, ठीक है, क्या होता है, जो आर्तव चक्र होता है, ठीक, उस दौरान क्या होता है, आर्तव चक्र के दौरान क्या होता है भाई, इस दौरान गर्भाशय की जो ये अंत है, यानी कि जो अंत स्तर है ना, ये जो गर्भाशय अंत स्तर है, इसी में क्या होते हैं, इसी में आपके चक्रीय प्रवर्तन होते हैं। और याद रखना कि जो आपका क्या होता है कि जो गर्भाशय पेशी स्तर से, यानी कि जब एक जो बेबी होता है, जब वो जन्म लेने वाला होता है, यानी कि प्रसव के समय क्या होता है, तेजी से संकुचन होते हैं। तो क्या बोला मैंने पॉइंट की भाई, आर्तव चक्र के दौरान, ठीक है, गर्भाशय के इसी वाले स्तर में क्या होते हैं, यहाँ पे चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय जो पेशी स्तर है, ठीक है, यानी कि गर्भाशय पेशी स्तर जो है, इसमें क्या होते हैं कि जब बेबी जन्म लेने वाला होता है, यानी कि प्रसव के दौरान, उसमें काफी तेजी से क्या हो जाता है, वहां पे संकुचन होते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बता दो फटाफट से। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। भाई इतनी बातें करके कहां जाओगे यार? यहां तक कोई सवाल है? अभी खत्म नहीं हुआ है। बोलो, जितना पढ़ाया उतना क्लियर। किसी का कोई सवाल है यहां तक कि भाई मैम ये वाला यहाँ पे पॉइंट नहीं आया? वैसे आना नहीं चाहिए, ध्यान से नहीं सुना होगा तो ही नहीं आया होगा, वरना इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। क्लियर है? बहुत सही, सही है, ठीक। अब यहाँ पर जो आगे के पार्ट्स बचे हुए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बचा हुआ है अभी इसके बाद आपका, अभी हमें यहाँ पे कुछ स्त्री के बाह्य ज्ञानेंद्रियों वाला अभी देखना है हमें, जो आपका जहाँ पे आप देखेंगे कि जग्नशैल क्या होता है, बृहद भगोष्ठ, ये सब क्या होता है, सब हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, उसके अलावा स्तन ग्रंथियों को भी आपको लोग को पढ़ना है, एंड देन उसके बाद आपका आएगा युग्मक जनन, ये सब मैं बाद में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आपको बाद में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका मंडे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करें, बिकॉज मेरे सर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अभी किसी का कोई सवाल है? आज जो चक्र आएगा भाई वो सब मंडे क्लियर हो जाएगा, वो सारा का सारा मंडे ही होगा। अब कुछ ज्यादा इसमें नहीं बचा है। अगर तुम्हें इतना चीज अच्छे से क्लियर हो गया है तो मैं पहले ही बता दूंगी, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो तुम्हें आने वाली जो जितनी भी चीजें होंगी वो तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगी। अब अगर ये मेन वर्ड्स, अगर मैं पूछूं भाई आपको पता है कीपक क्या होता है, आपको पता है कि मैंने बोला कि भाई यहाँ से गया शुक्राणु और अंडवाहिनी के इस भाग में, आपको पता होगा कि आप कहाँ जा रहा है, और वहां पे कुछ भी नहीं है। युग्मक जनन आएगा, आर्द्र चक्र आएगा, निषेचन क्या होता है, ये सारे पार्ट्स अब वहां पे आएंगे और तुम्हें यूं समझ आ जाएंगे, बिकॉज तुमने अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया तो। मंडे ही पढ़ाया जाएगा बेटा, मंडे ही आपका आर्द्र चक्र भी होगा, ये जितने भी आपके पार्ट्स हैं ये सब मंडे हो जाएंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक है आगे इस चैप्टर में वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी बेटा, कल बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी। बायोलॉजी की अब क्लास मंडे होगी एंड मंडे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब का अभी तो बताया बेटा, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होगा, अभी मैंने क्या बोला कि बहुत सारी चीजें अभी जो है वो तुम्हारे धीरे धीरे, अभी तो तुम संरचना पढ़ रहे हो कि नर जनन तंत्र कौन कौन से अंग वहां पे काम कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं मादा जनन तंत्र को, तो भाई वहां पे कौन कौन से क्या कर रहे हैं, अंग काम कर रहे हैं। क्लियर? फैलोपियन ट्यूब अभी मैंने बताया कि इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं अभी, लेकिन मैंने कार्य थोड़ा ना बताया। कार्य क्या है इसका? निषेचन करना। वो कब बताऊंगी? जब आपको इस चैप्टर में आगे निषेचन पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी तो शुक्राणु की संरचना भी पढ़नी है, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, युग्मक जनन में पूरी पढ़ेंगे।
क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करें, ठीक। एंड अब याद रखना कि जब आप मंडे आएंगे क्लास में, तो मंडे आप इसको एक बार पढ़कर आएंगे, ताकि चीजें ऐसे ना लगे अचानक से क्या पढ़ रहे हैं, तो एक बार रिवाइज करके आओगे, चीजें अच्छे से और समझ आएंगी, एंड मंडे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया है। आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।